नमस्कार साथियों, आइए जानते हैं आज दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने भारत समाचार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए। आज की पहली खबर, हरियाणा के किसानों से कर्ज का ब्याज वसूलने पर रोक। हरियाणा के किसानों को अब फसली कर्जे पर ब्याज नहीं देना होगा। सरकार ने अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं कि किसानों से ब्याज की वसूली न की जाए। इससे पहले सरकार ने 19 अप्रैल को एक आदेश जारी किया था जिसमें फसली लोन का ब्याज 4% से बढ़ाकर 7% कर दिया गया था। हालांकि जब यह आदेश सामने आया और विपक्षी दल खासकर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जब इसको लेकर सवाल उठाए तो सरकार ने यह फैसला वापस ले लिया। इसको लेकर कून ऑपरेटिव बैंक के जनरल मैनेजर की ओर से अब एक आदेश भी जारी कर दिया गया है जिसमें कहा गया है कि लोन पर किसी तरह का ब्याज नहीं लिया जाएगा। सोना चांदी के दामों में बड़ी बढ़त। सोने चांदी के दाम में आज यानी 21 मई को बढ़त है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 1645 बढ़कर 95,452 पर पहुंच गया है। इससे पहले सोने की कीमत 93,807 प्रति 10 ग्राम थी। वहीं चांदी का भाव 1,775 बढ़कर 97,475 हो गया है। एमपी राजस्थान के 56 जिलों में बारिश। मौसम विभाग ने बुधवार को देश के 24 राज्यों में आंधी बारिश और तूफान का अलर्ट जारी किया है। इसमें कर्नाटक, केरल, गुजरात, गोवा में भारी बारिश की चेतावनी है। मंगलवार को भी इन राज्यों में तेज बारिश हुई थी। राजस्थान में अलवर, भरतपुर समेत 16 जिलों में बारिश और 10 जिलों में हीट वेव चलने की संभावना है। मध्य प्रदेश के 40 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है। वहीं ग्वालियर, चंबल सहित 8 जिलों में लू चलने के आसार है। बिहार के पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार सहित 17 जिलों में ऑरेंज और 20 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। सुपौल में आकाशीय बिजली गिरने से मंगलवार को 2 लोगों की मौत हो गई। यूपी के 46 जिलों में बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट है। बुधवार सुबह लखीमपुर खीरी में बारिश आंधी से दीवार गिर गई। इधर केरल के 4 जिलों में भारी से भारी बारिश जबकि 8 जिलों में बारिश का अलर्ट है। भारतीय मौसम विभाग का अनुमान है कि केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून की एंट्री 4 से 5 दिन में हो सकती है जबकि पूर्वानुमान 27 मई का है। भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा ने कोर्ट में सरेंडर किया। राजस्थान के अंताबारां से भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा ने आज ट्रायल कोर्ट में सरेंडर किया। मीणा को 20 साल पुराने केस में 3 साल की सजा सुनाई गई थी। कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचे विधायक नारा लगाने पर अपने ही समर्थकों पर भड़क गए। इसके बाद गुस्से कोर्ट के अंदर चले गए। यहां से उन्हें अकलेरा जेल में भेज दिया गया है। दरअसल 7 मई 2025 को कंवरलाल की विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया था। उन्हें 2 सप्ताह में ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर करने के आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद ट्रायल कोर्ट ने 9 मई को गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। केंद्र बोला, सरकारी जमीन पर किसी का हक नहीं। वक्फ संशोधन एक्ट की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को लगातार दूसरे दिन सुनवाई हो रही है। केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि हम एक बहुत पुरानी समस्या को खत्म कर रहे हैं जिसकी शुरुआत 1923 में देखी गई थी। उन्होंने कहा है कि सरकारी जमीन पर किसी का कोई हक नहीं हो सकता, चाहे वो वक्फ बाय यूजर के आधार पर ही क्यों न हो। अगर कोई जमीन सरकारी है तो सरकार को पूरा अधिकार है कि वह उसे वापस ले ले, भले ही उसे वक्फ घोषित कर दिया गया हो। केंद्र ने यह भी कहा कि वक्फ एक धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था है और यह कानून सिर्फ इसके प्रशासन और प्रबंधन को सुधारने के लिए लाया गया है। इससे धार्मिक स्वतंत्रता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। गुजरात में कोरोना के 7 नए केस सामने आए। कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर से बढ़ रहे हैं। गुजरात के अहमदाबाद में 7 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इनमें 2 साल की बच्ची और 72 साल के एक बुजुर्ग भी शामिल हैं। फिलहाल इन्हें होम आइसोलेशन में रखा गया है। देश में कोरोना एक्टिव केसों की कुल संख्या 257 पहुंच गई है। केरल में सबसे ज्यादा 95 पॉजिटिव केस हैं। वहीं तमिलनाडु में 66, महाराष्ट्र में 56 और कर्नाटक में 687 13 एक्टिव मामले हैं। संजौली मस्जिद तोड़ने के आदेशों को चुनौती। हिमाचल प्रदेश में विवादित संजौली मस्जिद मामला अब सेशन कोर्ट पहुंच गया है। वक्फ बोर्ड ने नगर निगम आयुक्त के पूरी मस्जिद तोड़ने के आदेशों को गलत बताते हुए चुनौती दी है। वक्फ बोर्ड के एस्टेट ऑफिसर कुतुबुद्दीन ने इसकी पुष्टि की है। देवभूमि संघर्ष समिति के सह संयोजक विजय शर्मा ने भी इस केस में कैवेट फाइल कर दी है। वक्फ बोर्ड की याचिका पर अब परसों यानी 23 मई को सुनवाई होनी है। बोर्ड की याचिका स्वीकार करने से पहले देवभूमि संघर्ष समिति का भी पक्ष जाना जाएगा। दोनों पक्ष जानने के बाद अदालत वक्फ बोर्ड की याचिका पर फैसला लेगी।
पाक संघ तनाव के बीच भारत ने बढ़ाया खुफिया ब्यूरो प्रमुख का कार्यकाल। पाक संघ बने युद्ध जैसे हालातों के बाद अब सीमा पर स्थिति सामान्य दिखाई दे रही है। हालांकि बीते दिनों पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे कुछ लोगों की गिरफ्तारी के बाद देश में हलचल जरूर मची है। इस बीच सरकार ने इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी खुफिया ब्यूरो के प्रमुख का कार्यकाल बढ़ा दिया है। आईबी प्रमुख तपन कुमार डेका को मंगलवार को 1 साल का सेवा विस्तार दिया गया है, जो जून 2026 तक प्रभावी रहेगा। कार्मिक मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर यह सूचना दी है। अबूझमाड़ में 27 नक्सलियों का एनकाउंटर। नारायणपुर जिले में अबूझमाड़ के जंगल में बुधवार सुबह सुरक्षा बलों ने 27 नक्सलियों को मार गिराया है। 20 के शव और हथियार बरामद कर लिए गए हैं। मारे गए नक्सलियों में 1 करोड़ 50 लाख का इनामी बसवा राजू भी शामिल है। दंतेवाड़ा, नारायणपुर और बीजापुर जिले की सरहद पर मुठभेड़ चल रही है। पुलिस को सूचना मिली थी कि अबूझमाड़ के बोटेर में नक्सलियों का पोलित ब्यूरो सदस्य और नक्सल संगठन का महासचिव बसवा राजू मौजूद है। इसी आधार पर फोर्स को रवाना किया गया था। अबूझमाड़ के बोटेर पहुंचते ही जवानों पर नक्सलियों ने फायरिंग कर दी। प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी एनकाउंटर की जानकारी दी है। उनके मुताबिक फायरिंग में एक जवान घायल हुआ है, उसकी हालत खतरे से बाहर है। अटारी वाघा बॉर्डर पर रिट्रीट सेरेमनी फिर शुरू। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव होने के बाद से पंजाब के अमृतसर स्थित अटारी वाघा बॉर्डर और फिरोजपुर के हुसैनीवाला व सादकी बॉर्डर पर रिट्रीट सेरेमनी बंद कर दी गई थी, जो आज से दोबारा शुरू हो गई। लेकिन इस बार पहले की तरह न तो दोनों तरफ के गेट खोले गए और न ही बीएसएफ जवानों और पाक रेंजर्स ने हाथ मिलाए। अटारी बॉर्डर पर भारत की ओर से करीब 1500 सैलानी पहुंचे और वंदे मातरम व भारत माता की जय के नारे लगाए। लेकिन पाकिस्तानी की गैलरी पूरी तरह से खाली थी। पाकिस्तानी रेंजर्स ने औपचारिकता के तौर पर अपनी तरफ से झंडा फहराने की रस्म तो अदा की, मगर उनका हौसला बढ़ाने वाले दर्शक नहीं थे। मंगलवार शाम 6:30 पर बीएसएफ जवानों और पाकिस्तान रेंजर्स के बीच रिट्रीट सेरेमनी हुई। ईडी बोली, सोनिया राहुल के खिलाफ केस बनता है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी से जुड़े नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में चौथी सुनवाई हुई। ईडी ने कोर्ट को बताया कि पहली नजर में सोनिया और राहुल के खिलाफ केस बनता है। दोनों ने अपराध की आय से 142 करोड़ रुपए कमाए हैं। ईडी की तरफ से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि आरोपी तब तक अपराध की आय का आनंद ले रहे थे जब तक कि प्रवर्तन निदेशालय ने नवंबर 2023 में नेशनल हेराल्ड से जुड़ी 7,51.9 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त नहीं कर ली। धीरेन्द्र शास्त्री बोले, ऑपरेशन सिंदूर झांकी है, हल्दी मेहंदी बाकी है। बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने मंगलवार को मुजफ्फरपुर में हनुमंत कथा की। उन्होंने कहा, अभी पहलगाम में धर्म पूछ करके मारा धर्म विरोधियों ने। पाकिस्तान ने अपना चेहरा दिखाया। ये पुराना वाला भारत नहीं है, ये 2025 वाला भारत है। हमने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा। उन्होंने हमारी बहनों का सुहाग उजाड़ा। हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। ऑपरेशन सिंदूर तो झांकी है, हल्दी मेहंदी अभी बाकी है। पाकिस्तान पगला है। हम चाइना के चार्जर पर भरोसा नहीं करते, वो मिसाइल पर भरोसा करता है। हमारी बेटियों ने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा। पाकिस्तान अगर बेटों से भीड़ जाएगा तो क्या होगा? जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हुई यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा से पूछताछ जारी है। अब खबर है कि उसने पाकिस्तान के खुफिया एजेंट्स के साथ संपर्क की बात कबूल कर ली है। इतना ही नहीं, उसने पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारी के भी संपर्क में होने की बात स्वीकारी है। हालांकि इसे लेकर पुलिस की ओर से आधिकारिक तौर पर अब तक कुछ नहीं कहा गया है। पुलिस ने ज्योति को 16 मई को गिरफ्तार किया था। इंडिया टुडे की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि ज्योति ने कथित तौर पर कबूल कर लिया है कि पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों के साथ उसके संपर्क थे। उसने यह भी स्वीकार किया है कि वह नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारी दानिश के साथ भी नियमित रूप से बातचीत करती थी। रोहिंग्या घुसपैठियों से देश और रोजगार दोनों पर संकट। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने मंगलवार को राज्य में रोहिंग्या घुसपैठियों को लेकर गहरी चिंता जताई। उन्होंने इसे न केवल स्थानीय लोगों की रोजगार से बेदखली बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा बताया। उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसे लोग आधार कार्ड और राशन कार्ड कैसे पा रहे हैं। पवन कल्याण ने कहा, 2017 से 18 के बीच मुझे खासकर सुनार समुदाय से कई शिकायतें मिली कि बंगाल से लोग आंध्र आकर काम करने लगे हैं। शक है कि इनमें से कई म्यांमार से आए रोहिंग्या है। इसके पीछे स्थानीय स्तर पर कोई नेटवर्क काम कर रहा है, जिसकी जांच बेहद जरूरी है। मैंने इस विषय को संबंधित अधिकारियों के साथ साझा किया है।
कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए निकले, सैकड़ों यात्री फंसे। कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए निकले सैकड़ों यात्री उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में फंस गए हैं। जानकारी के मुताबिक अचानक भूस्खलन की वजह से रास्ता अवरुद्ध हो गया है। 5 साल बाद इस बार 30 जून से कैलाश मानसरोवर की यात्रा शुरू हो रही है। यह यात्रा पिथौरागढ़ से ही शुरू होने वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग में पहाड़ी दरकने की वजह से रास्ता ठप हो गया है। एलगाड़ और कुलगाड़ के बीच सोमवार देर रात बड़ी चट्टान टूटकर गिर गई थी। बीआरओ ने तत्काल प्रभाव से रास्ता ठीक करने का काम शुरू किया है। मंगलवार शाम तक आवाजाही फिर से शुरू हो सकती है। रेखा सरकार देगी 30,000 तक की छूट। दिल्ली में 27 साल बाद सत्ता में लौटी भाजपा सरकार ने दिल्ली के लाखों परिवारों को बड़ी राहत की घोषणा की है। इसके तहत पहले चरण में दिल्ली के करीब 2.5 लाख परिवारों को पीएम सूर्य घर योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में रेखा सरकार ने इस पर अपनी मुहर लगाई। सीएम रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में निर्णय लिया गया कि केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी को बढ़ाकर अब 1.08 लाख रुपए कर दिया जाएगा। इसके तहत पहले चरण में राजधानी के 2.3 लाख निवासी न सिर्फ अपने घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर बिजली उत्पादन कर सकेंगे, बल्कि हर महीने औसतन 4,200 रुपए तक की बचत भी कर पाएंगे। केंद्रीय टीमें जानेगी राजस्थान का परवन और मध्य प्रदेश का बरगी डायवर्जन। प्रोजेक्ट की जमीनी हकीकत। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई परियोजना व जल जीवन मिशन के तहत चल रही परियोजनाओं की जमीनी हकीकत जानने का निर्णय किया है। इसके तहत 43 सिंचाई परियोजनाओं के साथ करीब 150 से अधिक जल जीवन मिशन योजनाओं का निरीक्षण करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की अगुवाई में टीमें गठित की गई है। इसमें राजस्थान की परवन सिंचाई परियोजना, मध्य प्रदेश की बरगी परियोजना के 3 चरण तथा छत्तीसगढ़ के केलो सिंचाई परियोजना भी शामिल है। कोलकाता में पूर्वी सेना मुख्यालय के पास नो फ्लाइंग जोन में दिखे ड्रोन। कोलकाता में सेना के पूर्वी कमान मुख्यालय विजय दुर्ग, पूर्व नाम फोर्ट विलियम, से सटे विक्टोरिया मेमोरियल मैदान व रविंद्र सदन के ऊपर मंगलवार देर रात कई अज्ञात ड्रोन मंडराते देखे गए, जिससे हड़कंप मच गया है। कोलकाता पुलिस ने इसकी जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक इस ड्रोन के स्रोत का पता नहीं चला है। चूंकि यह क्षेत्र पूर्वी सेना कमान के नो फ्लाई जोन में आता है, इसलिए पहले से ड्रोन उड़ाने की किसी को कोई अनुमति नहीं दी गई थी। दोस्तों, यह थी आज की ताजा और बड़ी खबरें।